नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 11वीं कक्षा का अगला पाठ गज़ल साई में धूप, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। और ये करने से पूर्व बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे कवि परिचय। तो देखिए, दुष्यंत कुमार जी के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इनका जो जन्म है वो 1933 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1933 में। और कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था। इनकी जो मृत्यु है वो 1975 ईस्वी में हुई थी। अब अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो बेटा काव्य में इनका सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही हैं। फिर छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी जो है इनका उपन्यास रहा है। अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो भी बहुत ही अद्भुत हैं। और उनकी भाषा में जो है नवीनता, सजीवता और प्रवाहमयता है। साथ ही इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया था। इन जितना भी गज़ल का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो दुष्यंत कुमार जी को ही जाता है। और इनके कई शेर ऐसे हैं जो साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह जो है दोहराए जाते हैं। अब बेटा आप लोगों को यहाँ ये भी बता दूं कि जब हम गज़ल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आखिर गज़ल है क्या। तो देखो, गज़ल एक ऐसी विधा होती है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें जो है किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। जैसे होता है ना कि लय और ये सारी चीज़ों का कि ऊपर नीचे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गुंथकर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। वो है एक रूप के स्तर पर तुक का प्रवाह और दूसरा जो है अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का प्रवाह। तो इस गज़ल में जो है जब हम ये वाली गज़ल करेंगे तो पहले शेर की जो है दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। और जो कवि ने जो है यहाँ पर साई में धूप गज़ल संग्रह से जो ये गज़ल ली है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर उन्होंने राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने की और एक नया विकल्प तलाश लेने की मान्यता देने का जो है प्रभाव मुख्य रूप से दर्शाया है। कवि जो है राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। कवि को जो है पेड़ों के साए में भी धूप लगती है, अर्थात जो लोग अपने पेड़ों का यहाँ पर जो मतलब है क्या है कि जो लोग आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, जो कहते हैं कि हम तो लोगों के आश्रयदाता हैं और वह हमेशा ही जो है इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। फिर उन्होंने बात की है कि उन लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने आसान बताया है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और मनुष्य को जब खुदा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना देखने को तो कम से कम लोगों को मिलता है। फिर कवि ने बताया है कि कुछ लोगों को विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए भी बेचैन है और जो शासक है वो शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। तो यहाँ पर जो है कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में आराम से जीना चाहता है। तो कुल मिलाकर कवि ने जो है इस गज़ल में आज की सामाजिक व्यवस्था पर चोट की है। तो प्रारंभ करते हैं हम। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इन दो पंक्तियों को हम दो पंक्तियों का करते हुए चलेंगे कि यहाँ लेखक ने राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का उल्लेख किया है। और कवि क्या कहता है कि चुनाव प्रक्रिया जब आती है तो घोषणा की जाती है कि हर घर में रोशनी का प्रबंध होगा, लेकिन बाद में घर तो क्या पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ पर कवि का कहने का क्या अभिप्राय है कि जन नेता जो है सामान्य व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा करने की घोषणा तो करते हैं, लेकिन बाद में व्यक्ति तो क्या पूरे शहर की छोटी से छोटी ज़रूरत भी पूरी
नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर बेटा कवि ने जो सत्ता पक्ष के ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल के जैसा अंतर होता है, और यह गजल विधा का ही शेर है। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। देखिए यहाँ पर बेटा कवि ने सुविधाएं प्रदान करने वालों से असुविधाएं मिलने का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि पेड़ों की छाया में भी मानो धूप लगने लगी है, इसलिए बची हुई बाकी उम्र को बिताने के लिए कोई और जगह खोज ली जाए। अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु आज तक हमें सहारा देती आई है, अब परिस्थितियां बदलने के कारण वे दुख और पीड़ा पहुंचाने लगे हैं, इसलिए शेष बची हुई उम्र बिताने के लिए कहीं और जाकर हमें आश्रय या स्थान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी बेटा कवि ने सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने पलायनवादी प्रवृत्ति का भी चित्रण किया है कि अब हमें यहाँ से छोड़कर निकल लेना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब बेटा यहाँ पर कवि ने अभावों में भी जीवन से समझौता करने वाले लोगों का चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि यदि पूरे शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है तो लोग अपने पैरों को मोड़ कर जो है पेट को ढक लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में जो है अभावों का सामना करने वाले लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे इन अभावों से समझौता कर लेते हैं और सीमित साधनों के माध्यम से ही जो है जीवन यापन करने लगते हैं। इस प्रकार जो लोग हैं वो ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर कवि ने बेटा पाँव से पेट ढकना जीवन से समझौता करने का प्रतीक है, और उन्होंने अभावग्रस्त लोगों के जीने के ढंग का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। अगली पंक्तियां हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। बेटा यहाँ पर कवि ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो समाज में मानवता का प्रसार करने के इच्छुक हैं। कवि कहता है कि यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास मानव बनने का तो सुंदर सपना है। अर्थात मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सद्कर्मों के माध्यम से मनुष्यता का हमेशा प्रचार प्रसार कर सकता है। उसकी आंखों में सभ्य और समृद्ध समाज का सुंदर दृश्य विद्यमान है। कवि ने यहाँ पर बेटा समाज में मानवता के विकास की भावना को व्यक्त किया है, और वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है मानवता का पालन करे, क्योंकि मानवता का पालन करना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और ये वाला जो शेर है बेटा, ये कवि के द्वारा एक बहुत ही प्रेरणादायक शेर है जो लोगों को असली मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर बेटा कवि ने जो शोषित के प्रति शोषक को भावुक बनाने की बात कही है। एक शोषित वर्ग होता ना, जो जमींदारों पूंजीपतियों के द्वारा हमेशा ही जिसका शोषण किया जाता है, तो यहाँ पर जो कवि है वो प्रयास करता है कि कम से कम शोषित के प्रति जो शोषक है, जो शोषक करने वाला है, उससे थोड़ा बहुत तो भावुक ज़रूर होना चाहिए। तो कवि कहता है कि जो समृद्ध वर्ग है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो शोषक वर्ग है, उसको विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं और किसी का दुख या वेदना उन्हें भावुक नहीं बना सकती। लेकिन कवि एक ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय भी जो है वो शोषित लोगों को देखकर पिघल जाए। तो यहाँ पर बेटा क्या कहने का अभिप्राय है कि शोषित अर्थात जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग है, उसके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करने वाला समाज में कोई व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा कवि ने समाज के असहाय लोगों की विवशता का चित्रण किया है। वह इस बात के लिए उत्सुक जान पड़ता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने दुख से कठोर हृदय समाज को पिघला सके। और यहाँ पर देखो बेटा, पत्थर पिघल में जो है अनुप्रास अलंकार का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है।
अगला है, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए। यहाँ कवि ने बेटा वही सत्ताधारी पक्ष जो सरकार में इस समय सत्ता में है, समाज पर लगाए जाने वाले अंकुश का उल्लेख किया है। और कवि क्या कहता है कि तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो कवि की आवाज़ को भी बंद कर सकते हो। यह है ना, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बेहर के लिए, कि तुम तो किसी की भी आवाज़ को बंद कर सकते हो, क्योंकि जो रचनाएं कवि के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं बेटा, वो सरकार के विरुद्ध सिद्ध होती हैं। और ऐसी रचनाओं को समाज में फैलने से रोकने के लिए यही सावधानी अपनानी होगी कि कवि को समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर बेटा जो कवि ने है राजनीतिज्ञों की निरंकुशता का उल्लेख किया है कि, और काव्य मेहता पर भी प्रकाश डाला है कि कलम के अंदर इतनी ताकत होती है। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि वो चाहे तो कुछ भी उलट पुलट कर सकती है या कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि कवि ये कहता है कि भैया जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसके अंदर तो इतनी ताकत है कि वो चाहे तो किसी भी कवि को समाप्त कर सकती है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ आवाम में या आम जनता के बीच कोई ऐसी बात की जाए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब देखो बेटा, यहाँ कवि ने जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने और दूसरों के प्रति जो है परोपकार की भावना से जीवन त्यागने की भावना का उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने सुंदर बाग के लिए, उपवन के लिए, सुंदर फूलदार गुलमोहर के वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताएं, उसकी ये इच्छा है। और दूसरों के फूलदार जो फूल देने वाला गुलमोहर है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने जीवन में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं में हम अपना जीवन निर्वाह करें और दूसरों की सुख सुविधाओं की रक्षा की भी भावना रखें। ऐसा नहीं कि केवल और केवल अपने लिए ही जिएं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि परोपकार के लिए हमें अपने जीवन तक को जो है न्यौछावर कर देना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवि ने इन लास्ट के 2 पंक्तियों में जो शेर है इसमें लिया है कि अपनी भी रक्षा करो, अपने जीवन को भी बचाओ, अपने पेड़ को भी बचाओ, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा दूसरों के लिए भी परोपकार की भावना हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जो कवि ने है अपने जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की भी प्रेरणा दी है। और यहाँ पर जो गुलमोहर का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है वो किसका प्रतीक है? वो सुख शांति का प्रतीक यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से बेटा इस पूरी की पूरी गज़ल में ये जितने भी शेर कवि के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं, इसमें जो है कवि ने आम जनता की और जो भ्रष्ट शासक हैं ये बताने का प्रयास किया है कि भ्रष्ट शासकों के कारण जो आम जनता के लिए तकलीफ़ें और समस्याएं पैदा हुई हैं वे कभी समाप्त नहीं होंगी। क्योंकि कवि जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ क्रांति का समर्थक है और जो शासक हैं वो इस कोशिश में रहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठे तो उसको हमेशा दबा देना चाहिए। लेकिन शायर जो है उसकी क्या हसरत है कि भाई इस बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे या मरते समय जो है वो हमेशा गुलमोहर के लिए अर्थात मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे और उनकी रक्षा के लिए जो है अपना बलिदान दे दे। तो कुल मिलाकर बेटा ये जो गज़ल विधा थी इसमें सभी शेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, इसका शीर्षक कोई नहीं होता और हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने शोषित वर्ग की पीड़ा को व्यक्त किया है और उर्दू शब्दों का प्रयोग तो यहाँ पर उन्होंने किया ही है। और जो सफ़र शब्द का प्रयोग है इस गज़ल में वो जीवन यात्रा का प्रतीक है। और कवि ने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक मुहावरों से पेट ढकना। तो यहाँ जो कल्पना की है वो बिल्कुल अनूठी और नई है। तो इस प्रकार बेटा कवि ने जो है यहाँ पर एक हमारे सशक्त समाज की अगर बात की जाए
उसको बनाने का प्रयास किया है और लोगों को शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाने का भी प्रयास किया है। तो कवि ने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं कि मनुष्य को हमेशा ही खुदा मिले, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, कितने ही संकट क्यों ना आए, कभी भी उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन सपना तो कम से कम उसे देखने को मिलता है। और कवि ने ये बताया है कि कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, लेकिन कुछ भी संभव है अगर प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर बेटा इस विधा के माध्यम से कवि ने राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य किया है और जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और कवि जो है बेटा बदलाव के पक्ष में है। वो चाहता है कि जनता, समाज, शासक, प्रशासन और मानव मूल्यों में जो गिरावट आई है उसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आम मनुष्य जो है वो निराश हो चुका है और जो उसको मिल रहा है वो उसी के अनुसार जिए जा रहा है। तो इसलिए कवि अपनी आवाज़ से यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्ता भी उसे कुचलना चाहती है, लेकिन फिर भी कवि जो है अपनी क्रांति की इच्छा को बरकरार रखता है। धन्यवाद।